Dear students, I will teach you synthesis topic complex sentence. जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं उस समय सबऑर्डिनेट कंजक्शन की हमें आवश्यकता होती है. डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं. एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग प्रधान वाक्य कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को उपवाक्य कहते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज में किसी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है. ये कॉम्प्लेक्स बनाने में सहायक होता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम तीन भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं और वो मुख्य तीन भाग हैं. नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज के वाक्य में नाउन का कार्य करती है. नाउन क्लॉज के सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की यदि हिंदी की जाए तो मुख्य कंजक्शन का से शुरू होने वाला होता है. शब्द जैसे की, क्या, की कौन, की क्यों, की कब होता है. इसका सर्वनाम कंजक्शन दैट होता है. दैट का अर्थ होता है कि. इसको हम सब्जेक्ट टू वर्ब और ऑब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में बनाते हैं. जैसे दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज फैक्ट. तो ये वाक्य ज्यादा अच्छा है. इट इज अ फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट. इसे कहते हैं सब्जेक्ट टू ए वर्ब. अब आगे देखिए वाट. वाट का प्रयोग की क्या के अर्थ में करते हैं और इसके पास उस समय जाते हैं जब वाक्य में दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य में समथिंग शब्द दिया रहता है. समथिंग. यदि समथिंग नहीं है तो वाट की हमें आवश्यकता नहीं है और समथिंग वाले वाक्य को ही बाद में लिखते हैं और समथिंग को हटा के कर्ता के पहले वाट लगा देते हैं. जैसे द टीचर is saying something. The teacher is saying something. Pay attention to it. तो something वाले वाक्य को बाद में लिखेंगे. Pay attention to it. दूसरा वाक्य हमने उतार लिया और what लिख दिया. something हट गया. The teacher is saying. तो क्या बना? Pay attention to it. What the teacher is saying. अरे something को हटा करके हम what का प्रयोग करते हैं. when का प्रयोग समय के लिए करते हैं और ये पहले वाक्य में जहाँ दिया रहता है उसको हटा करके when का प्रयोग कर लेते हैं. जैसे आई नो द टाइम, तो हम आई नो द टाइम भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम लिख दें आई नो व्हेन यू. जैसे लिखा है आई नो द टाइम फुल स्टॉप यू विल कम फुल स्टॉप. तो आई नो व्हेन यू विल कम, द टाइम हटा दिया, चाहे तो बना रखे. अब देखिए वाई का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब वाक्य में पहले से ही द रीजन और द काज जैसे शब्द दिए रहते हैं और इन्हीं को हटाकर इसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं. पहले वाक्य में ही लिखा होता है. जैसे लिखा आई नो द काज फुल स्टॉप यू विल फाइट. तो आई नो वाई यू विल फाइट, द काज हटा दिया, उसकी जगह हमने वाई लगा दिया. वेयर का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं. जैसे आई नो द प्लेस यू लिव, तो हमने लिख दिया आई नो द प्लेस, हटा दिया वेयर यू लिव. नेक्स्ट हु का प्रयोग मानव के लिए कर्ता के रूप में करते हैं. नाउन क्लॉज में या पहले वाक्य में कर्म के स्थान पर होता है, वही उठकर दूसरे वाक्य में कर्ता के स्थान पर चला जाता है. जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा. ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था. वह कौन है? अ बॉय. तो मानव की ओर इशारा करता है, तो दूसरे वाक्य के कर्ता को हटा करके हु का प्रयोग करते हैं. आई सा ए बॉय हु वाज ब्लाइंड. देखिए अब आगे क्या है विच. तो विच का प्रयोग
हम सजीव और निर्जीव दोनों कर्ताओं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सजीव और निर्जीव दोनों कर्ताओं के लिए, मानव को छोड़कर। जैसे हमने एक एग्जांपल दे रखा है, आई हैव ए डॉग ही बॉट एट द स्ट्रेंजर। ए डॉग, ही कौन है? अ डॉग है, तो हमने ही को हटा करके बीच लगा दिया। आई हैव ए डॉग विच वर्क्स एट द स्ट्रेंजर, विच। अब देखिए, एक विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें विच का, आई बॉट ए पेन, मैंने कलम खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, ये कॉस्टली। इट क्या है? अ पेन, निर्जीव है, तो हमने पहला भाग वैसे उतार लिया, आई बॉट ए पेन, और इट को हटा के लगा दिया विच वॉज कॉस्टली। नेक्स्ट कंजक्शन है हुम। इसके पास हम उस समय जाते हैं जब पहले वाक्य का कर्म, पहले वाक्य में जो कर्म होता है वही कर्म दूसरे वाक्य में भी कर्म के स्थान पर होता है, तो दूसरे वाक्य के कर्म को हटाकर कर्ता के पहले हुम लगा देते हैं। जैसे पहला वाक्य है आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। यू गेव हिम ए बुक, तुमने उसे एक किताब दी। हिम कौन है? ए मैन, तो हम हिम को हटा के कर्ता के पहले क्या लिख देंगे? होम। आई मेट ए मैन होम यू गेव अ बुक। हुज का प्रयोग कब करते हैं? हुज के पास उस समय जाते हैं जब पहले वाक्य का कर्म का सेल्फ प्रोनाउन दूसरे वाक्य का कर्ता होता है। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। हिज फादर, उसके पिता। किसके पिता? ए मैन के पिता। वाज ए टीचर, तो हिज को हटा करके हमने हुज का प्रयोग किया। सेल्फ प्रोनाउन को हटा करके हुज का प्रयोग करते हैं। हाउ के पास हम जब जाते हैं जब किसी दिए वाक्य में द मैनर, द मेथड या द वे शब्द दिया रहता है। जिस वाक्य में दिया रहता है उसी वाक्य को पहले लिखते हैं और इसी के स्थान, इसको हटा करके इसी के स्थान पर हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, विल यू टेल मी द मेथड, क्वेश्चन मार्क। आई वांट टू पास इन एग्जाम, तो द मेथड को हटा दिया। विल यू टेल मी द मेथड, हम चाहे तो मेथड बना रहने दे, चाहे हटा दें। हाउ आई वांट टू सक्सीड, वैसे आगे बना लिया। अब देखिए, इस प्रकार से हमारा नाउन क्लास समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखें एडजेक्टिव क्लास। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है? इस क्लास के वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। क्लास किसका कार्य करती है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए हमें हु, विच, व्हाट, हुज, होम, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, हाउ से भी एडजेक्टिव क्लास बनता है, किंतु शर्त यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग सीमित अवस्था में होना चाहिए। जैसे हु, अब देखें हु का प्रयोग नाउन क्लास में क्या था और एडजेक्टिव क्लास में क्या है। नाउन क्लास में पहले वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता होता था, मान होता था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, आई नो द बॉय ही केम हियर, तो यहाँ पर कर्म है, कर्ता तो हमने बना लिया। देखिए आई नो द बॉय ही केम हियर, आई नो द बॉय हु केम हियर। इसमें एक और कंजक्शन हु का प्रयोग एक जगह और करते हैं, वहां पर कर्ता ही कर्ता होता है, तो पहले वाक्य का कर्ता ले लेते हु लगाते थे, दूसरे वाक्य का जो फंक्शन होता है वो लिख देते हैं, इसके बाद पहले वाक्य का फंक्शन लिख देते हैं। बीच का प्रयोग देखें एडजेक्टिव क्लास में, तो ये प्रयोग जो भी है विच का है या हुज का है या हु का, देखिए यहाँ पर कर्ता के रूप में हु दिया है। आगे बढ़ाएं, हु देखें, मोहन वेंट टू मार्केट ही वाज ब्लाइंड, तो मोहन वही है जो ही है, तो मोहन हमने लिख दिया, हु लगा दिया, और दूसरे वाक्य आगे क्या लिखा था? वाज ब्लाइंड, तो वाज ब्लाइंड लिख दिया, और आगे भी लिख दिया वेंट टू मार्केट, तो ये कर्ता कर्ता के रूप में है। वाय का प्रयोग भी उसी प्रकार से करते हैं, होम का प्रयोग भी उसी प्रकार से करते हैं, व्हाट का प्रयोग भी करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें कि नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में अंतर इतना है, अगर कोई पूछता है
कि इसमें अंतर क्या, तो आप ये बताएंगे कि उसमें का की अधिकता होती है, का के अर्थ में वाक्य बनते हैं और इसमें जा के अर्थ में बनते हैं, बस अंतर इतना है। नेक्स्ट कंजक्शन देखें तो नेक्स्ट कंजक्शन इसमें जोड़ दिए गए हैं, वो कौन कौन है। सच एज, या सच दिया हो तो सच के बाद एज का प्रयोग होता है, सेम दिया हो तो सेम के बाद एज का प्रयोग होता है। देखिए एवॉइड वर्ड है, एवॉइड वर्ड ये हमें कहता है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सच का ही प्रयोग होता है, हु या दैट का नहीं होता है। अगर एवॉइड के बाद सच या सेम ना दिया हो तो हम अपनी तरफ से लिख देते हैं और दूसरे वाक्य कर्ता को हटाकर एज लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है, एवॉइड सच स्टूडेंट्स, और आगे लिखा दे वेस्ट देयर टाइम, तो दे की जगह एज का प्रयोग किया गया है। एवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम। देखिए नेक्स्ट एक सेंटेंस एनीवेयर, ये वाक्य में पहले से दिया रहता है, एनीवेयर हो या एवरीवेयर हो, इसको हटा करके हम वेरीवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है, ऊपर वाले वाक्य में जो नीचे अगर दिया है तो उसको हटा देते हैं। यू मे गो एनीवेयर, यू मे लाइक टू गो, तो यू मे गो एनीवेयर की जगह हमने क्या लिख दिया, वेरीवेयर। कर्ता तो हमें लिखना ही पड़ेगा, कर्ता लिख दिया हमने, मैं ऊपर वाले वाक्य में भी दिया, नीचे वाले में दिया तो मैं हटा दिया। गो ऊपर वाले वाक्य में दिया, नीचे वाले में दिया, हटा दिया। टू तो इसलिए लगाया गया कि दो मुख्य क्रियाएं हैं, तो टू भी हट गया। तो क्या बना, यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास को देखें। एडवर्ब क्लास हुआ क्लास है जिसे हम कंडीशनल क्लास के नाम से जानते हैं। इसमें निम्न कंजक्शन है। पहले हमने कंजक्शन के रूप में लिखा है बिकॉज ऑब्लिक एज, दोनों का मतलब क्योंकि होता है। अब इस कंजक्शन का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब वाक्यों के अर्थ में कारण और परिणाम होता है, कारण परिणाम का संबंध दिया रहता है, परिणाम हमेशा कर्ता के पक्ष में निकलता है। ऐसी स्थिति में परिणाम को पहले और कारण को बाद में लिखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, ही वर्ड आर ही पास्ट, उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास हो गया, वो पास हो गया, ये परिणाम निकला, तो इसी को मैं पहले लिखना पड़ेगा, ही पास, वो पास हो गया, बिकॉज ही वर्ड आर, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। इसी प्रकार से दो और आल दो होता है। दो आल दो का मतलब होता है यद्यपि। इस कंजक्शन के पास हम कब जाते हैं, जब कर्ता की एक अच्छाई या एक बुराई दी रहती है, या कर्ता जो कार्य करता है उसका परिणाम उल्टा निकलता है। जैसे पहला एग्जांपल दिया है, कर्ता ने जो कार्य किया उसका परिणाम उल्टा निकला, ही वर्ड आर ही फेल्ड, तो आल्दो ही वर्ड आर एट ही फेल्ड, हम चाहे तो एट की जगह कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। देखिए अब दूसरा एग्जांपल हमने दिया है अच्छाई और बुराई का, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, तो दो ही इज पुअर, दो लगा दें चाहे आल दो लगा दें, दो ही इज पुअर कॉमा लगा दिया, ही इज हैप्पी, एट भी लगा सकते थे। देखिए अब नेक्स्ट कंजक्शन हम लोगों का है एज सून एज। एज सून एज के पास कब जाते हैं, जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता अलग अलग होता है। पहली विशेषता, कर्ता अलग अलग होगा। दूसरी विशेषता, दोनों वाक्य पास्ट इंडिफिनिट के होंगे। किसके होंगे, पास्ट इंडिफिनिट के होंगे। और तीसरी विशेषता, दोनों वाक्य सकारात्मक होंगे। कैसे होंगे, सकारात्मक होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमेशा एज सून एज से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है, आई केम हियर कॉमा यू वेंट देयर, तो एज सून एज लिख दिया हमने, आई केम हियर कॉमा यू वेंट देयर, यू वेंट देयर। अब देखिए अगला कंजक्शन है अनटिल या अनलेस। इसका अर्थ होता है जब तक नहीं। क्या होता है, जब तक नहीं। और इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब दिए दोनों वाक्य नकारात्मक होते हैं। एक वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का। जब हम अनटिल का प्रयोग समय के लिए और अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए करते हैं, जैसे हमने कहा ही डज नॉट कम हियर, आई विल नॉट हेल्प हिम, तो अनलेस का प्रयोग इस शर्त है
तो अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य बनाएंगे, लेकिन वो सकारात्मक बनेगा क्योंकि अनलेस में नॉट पहले छिपा रहता है। तो ही डज नॉट कम हियर अब बन जाएगा अनलेस ही कम्स हियर। कम्स हियर क्योंकि डज नॉट हटा देंगे तो मुख्य क्रिया का यह शेष लग जाएगा। तो अनलेस ही कम्स हियर कॉमा दूसरा वाक्य वैसे उतार लेंगे, आई विल नॉट हेल्प हिम। डियर स्टूडेंट्स, अगला कंजक्शन है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होता है, कारण परिणाम का संबंध होता है। यदि सेंटेंस पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाक्य जो दिया होगा उसमें मे शब्द दिया होगा, मे। और यदि पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरे में माइट दिया होगा। तो इसमें मे और माइट की पहचान होती है। सो दैट के पास जब जाते हैं जब परिणाम वाले वाक्य में मे दिया हो या माइट दिया हो। जैसे लिखा ही वर्ड आर्ट और ही माइट पास, तो देखिए उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास हो सके। तो इसमें हमने क्लियर कर लिया ही वर्ड आर्ट सो दैट दैट लिखा हो सो दैट ही वर्ड आर्ट सो दैट ही माइट पास, केवल दैट नहीं होगा, सो दैट। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सो दैट को। सो दैट के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होगा। इसमें दिए हुए वाक्यों का कर्ता एक होगा। पहले वाक्य में सो या वेरी दिया रहता है, दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट दिया रहता है। कर्ता एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, देखे ढंग से, ही इज सो वीक, सो आ गया। दूसरा वाक्य ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, तो देखिए सो वैसे ही बना रहा है। यदि वेरी होता तो हम सो कर देते। तो पहला वाक्य हमने वैसे उतार लिया और बीच में दैट लगा दिया, तो हो गया सो दैट ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल करता अलग अलग है। द ट्री इज सो हाई आई कैन नॉट क्लाइम इन इट, तो अलग अलग उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधे हमने लिख दिया द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इन इट। अब देखिए लेस्ट का प्रयोग है। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि। इसमें दो वाक्य दिए होते हैं, कर्ता अधिकांशतः एक ही होता है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरे वाक्य में शुड होना चाहिए। अगर मे विल दिया है तो भी सही है, लेकिन लेस्ट के बाद नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता है। जैसे लिखा है वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, यू शुड नॉट फॉल, तो जब हम लेस्ट लगाएंगे तो नॉट हट जाएगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अब देखिए इफ कंजक्शन दिया हुआ है। इफ का प्रयोग इफ के पास हम कब जाते हैं, इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें दिए हुए वाक्य, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। कर्ता एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इफ का ये रूल है, अगर ऐसा दिया है तो इफ के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा जाएगा और बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का लगाया जाएगा, बीच में कामा लगेगा। तो हो गया इफ ही कम्स हियर कामा आई विल हेल्प हिम। नेक्स्ट देखें, इफ की दूसरी कंडीशन, डियर स्टूडेंट्स देखें क्या है। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आफ्टर कंजक्शन है। आफ्टर कंजक्शन के पास हम कब जाते हैं, आफ्टर और बिफोर। ढंग से सुने, दोनों कंजक्शन ऐसे हैं कि इसमें आफ्टर का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य दो टेंस के होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट का होता है, एक पास्ट परफेक्ट का होता है। लेकिन आफ्टर का जब प्रयोग करते हैं तो आफ्टर के पहले वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है।
और बाद वाला पास्ट परफेक्ट का लिखा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, आई केम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। ये दोनों वाक्य अलग अलग होंगे, जब इनको जोड़ा तो आफ्टर से जोड़ दिया। बिफोर कंजक्शन का प्रयोग जब हम करते हैं तो वाक्य तो यही होते हैं, लेकिन उससे बिफोर के पहले वाला वाक्य हमेशा पास्ट परफेक्ट का होता है और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे दिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है, यानी कि वाक्य आपस में पलट जाते हैं। आफ्टर में ये बताता है कि इससे पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए, बिफोर ये बताता है इससे पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए। सिंस देखिए, जब वाक्य पहले वाक्य के अंत में यह कंजक्शन दिया रहता है तो दूसरा वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है, ही हैज कम सिंस यू केम, तो सिंस जब से। अब देखिए, इफ की पहली कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें वाक्य दो टेंस के होते हैं। जैसे पहले कंडीशन में दो टेंस के होते थे, एक प्रेजेंट डेफिनेट, एक फ्यूचर डेफिनेट, वैसे दूसरी कंडीशन में भी पहला वाक्य होता पास्ट परफेक्ट का और दूसरा होता फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन वुड हैव से बनता है। चाहे कोई करता हो, कर्ता का विषय नहीं है, विषय ये है कि वो वुड हैव से बनेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, इफ आई हैड गॉन टू मार्केट, तो हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट है। दूसरा बना आई वुड हैव बॉट ए पेन, तो वुड हैव से बना हुआ है। तो ये दूसरी कंडीशन है इफ की। देखिए, इफ की तीसरी कंडीशन क्या होती है? इफ की तीसरी कंडीशन ये कि सपोजिशनल वाक्य होता है, काल्पनिक वाक्य। इसमें इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है और इसमें सहायक क्रिया हमेशा पर ही लगती है, चाहे एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का करता हो। और दूसरा वाक्य हमेशा जो बना होता है वुड की सहायता से बनता है, वुड। जैसे लिखा है, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, अनलेस और अनटिल को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आगे दिया है टेल मी वेयर। कोई ऐसे शब्द दिए रहते हैं तो टेल मी दिया है, वेयर से आगे वाक्य को दिया होगा तो हम सिंपल बना देंगे। तो जैसे एग्जांपल हमने दे रखा है, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। आपने अक्सर देखा होगा कि क्वेश्चन वर्ड से दो वाक्य दिए रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हमें उसमें कंजक्शन की आवश्यकता ही नहीं होती है। वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करता है, हम केवल सिंपल बना देते हैं, जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। थैंक्स।